का जवाबात भी मुखलिसाना बेहतर तरीके से दें, मुखलिसाना रवैया के साथ दें। बहुत सारे मकाम ऐसे आते हैं कि असातिज़ा तालीमी एतबार से बहुत बेहतर होते हैं। सवाल ये है कि तालीम हासिल करना एक अलग बात है और तालीम देना एक अलग बात है। असातिज़ा के अमल में मुसलसल मुतालिया शामिल होना चाहिए। आज से 20 साल पहले अगर किसी मुदर्रिस ने पोस्ट ग्रेजुएट किया या पीएचडी की डिग्री हासिल की, लेकिन बदलते वक्त के साथ तदरीस के तरीके बदलते हैं, जो तब्दीलियां रोनमा होती हैं, असातिज़ा का उनसे वाकिफ होना लाजिम है। जुबान के एतबार से हम अक्सर एक गलती कर जाते हैं, और वो ये कि शुरा के हालात जिंदगी हूं, जब उसके हालात जिंदगी लिखे गए तब वो शायर बहयात थे। 20 साल बाद वही तहरीर चल रही है और ठीक 15 साल पहले शायर का इंतकाल हो चुका है। उस वक्त किसी मजमुआ के मंजर आम पे उसके किसी शेरी या किसी नसरी मजमुआ जो है उसके मंजर आम पे आने की बात की जा रही है, उसके ज़ेर तरतीब की बात की जा रही है। उसके बाद उसकी 4 किताबें और भी सामने आ चुकी होती हैं। असातिज़ा की ये लाइल्मी और गलत नॉलेज दे रही है बच्चों। असातिज़ा इब्तदाई मरहला हो 3 साल के बच्चों का, उसके बाद का हो, और उसके बाद हम सानवी दर्जात की बात करें, हायर दर्जात की बात करें। जब तक हमारा जहन अपने कंटेंट पे फोकस नहीं है, तब तक बेहतर तदरीस का सवाल पैदा ही नहीं होता है। हर दौर की मुश्किलें, हर दौर के मसाइल अलग होते हैं। क्लास के अंदर का माहौल किस वक्त कैसा हो जाए, उस्ताद के अंदर ये सलाहियत होना लाजिम है कि वो मुश्किलात पे काबू कर ले, कि वो प्रेशर के माहौल में भी अपनी तदरीस को मुतासिर न होने दे। उस्ताद और मिसाली उस्ताद की तदरीस में ये शामिल होना चाहिए कि वो अपनी मालूमात जहां उसे लगता है कम है, उसको दिगर जराए से इस्तिफादा लेकर मोतबर बना और बदलते वक्त की मुनासिबत से खुद को ढालने वाली शख्सियत बनाए। उस वक्त 1000 तरह के चैलेंजेस होते हैं तालीम में के इस सफर में, और खासकर तालीम देने के सफर में 1000 तरह के चैलेंजेस होते हैं। उन तमाम पे काबू पाने की सलाहियत एक उस्ताद के अंदर होनी चाहिए। एक मुदर्रिस के सामने उसका एक कंटेंट है, उसे ये तय करना है। हमें बाजार से 1000 किताबें मिलें, 1000 तरबियती प्रोग्राम हों, यूं पढ़ाना है। फिर भी एक मुदर्रिस को अपने बच्चों की जहानत को मद्देनजर रखते हुए अपना जो सबक का मंसूबा है उसे तैयार करना हो। उसे कैसे तरतीब दी जाए, उसे डिजाइन कैसे दिया जाए, और लेसन को शुरू कैसे किया जाए। जहां तक जुबान की तदरीस का ताल्लुक है, हम अक्सर सिरे से शुरू करके सिरे तक कहानी पढ़ा देते हैं। बहुत सारे ऐसे अल्फाज मुश्किल होते हैं जो किताब के अंदर दर्ज हैं, हम उन्हीं के मानी बताते हैं। सवाल ये है कि बच्चे और भी बहुत सारे ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके मानी नहीं जान रहे होते। ये कुछ ऐसे मरहले हैं कि बच्चे जहां बेहतर करें वहां उन्हें एप्रिशिएट करना लाजिम है कि आप बेहतर किए जा रहे हैं।
जहाँ गलत करें वहाँ नरमी से टोका जाए, नरमी से उन्हें सुधारा जाए। कम्युनिकेशन स्किल्स में आप जुबान बोलें तो बेहतर बोलें, मीठी बोलें, और ऐसा भी न हो कि उन्हें गुस्से से घूरे। ये तालीम के इस सिस्टम के लिए गलत साबित होता है। और जब भी तलबा मुख्तलिफ ज़हानत के साथ सामने बैठे हों, उनका अबई मैलान देखकर कि कौन किस जानिब है, कौन क्या इंटरेस्ट रखता है, ये उस्ताद उन सबको शीप दे सकता है। उस्ताद का बच्चों की नफ्सियात से वाकिफ होना लाजिम है। बदलते वक्त के चैलेंजेस की बात की हमने। जब कोविड का दौर आया तो हालात बदले, स्कूल बंद हुए, लेकिन असातिज़ा की जिम्मेदारी बंद नहीं हुई, वो खत्म नहीं हुई। तदरीस के जदीद तरीके सामने आए। ये सच है कि पूरा तालीम का निज़ाम इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी ये बेहतर हुआ कि ऐसे जहन ज़रूर मौजूद थे जिन्हें ये ख्याल था कि बच्चों की तालीम को मुतासिर नहीं होने देना है। असातिज़ा को ऑनलाइन तरबियत दी गई, असातिज़ा को इसके लिए तैयार किया गया कि वो बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग करें, ऑनलाइन पढ़ाएं। उसके लिए मुख्तलिफ ऐप्स सामने आई, ज़ूम थी, गूगल मीट थी, बहुत सारे तरीके आए। कभी कभी अफसोस होता है हमें इस मुकाम पर कि बहुत जगहों पे हम गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया, तो ये भी कह दिया कि हमारे यहाँ ये मसाइल, कहीं ना कहीं मसाइल थे, लेकिन इस तरीका के लिए, इस चैलेंज के लिए हम जहनी तो तैयार नहीं थे। जो बहाना साजी से काम लिया। यहाँ उस्ताद बहाना साजी से काम लेते बेहतर नहीं लगता, उसे जिम्मेदारी कबूल करनी होगी हर हाल में, क्योंकि हमारे कौम ये एक आम लफ्ज नहीं है, हमारे मुल्क आम लफ्ज नहीं है जिसे हम टालें और फिर हम ये भी चाहें कि ये हमारे साथ वाबस्ता रहे। एक अहद था, जब बेहतर नताइज असातिज़ा की मेहनत से आए, जब ब्लैक बोर्ड और चाक का अहद था, उसके बाद तदरीस के तरीके बदले, मार्कर और बोर्ड आया। लेकिन हमने एक इस्तिलाह, एक लफ्ज़ को समझ लिया था कि बोर्ड को हमेशा ब्लैक बोर्ड कहा जाता है। बाद में बोर्ड सफ़ेद भी आए, पीले भी, सब्ज रंग के भी आए, लेकिन हमें आदत पड़ चुकी थी उसे ब्लैक बोर्ड कहने की। बड़ी बार ऐसा भी होता है, हाँ, क्योंकि इब्तिदान लिखने का जो सिलसिला था उसे स्याही पूरी है। इन होते भी हैं असातिज़ा, ये तो नहीं कहूँगी नहीं होती, लेकिन बच्चों तक ये पैगाम पहुँचाते नहीं। इसमें भी शक नहीं, असातिज़ा को दरपेश मसाइल भी बहुत हैं।
مجھے طارق صاحب نے 15-20 منٹ کے لیے کہا تھا. مجھے لگتا ہے وقت زیادہ ہو گیا ہے اور موضوع یہ اتنا طویل ہے کہ اس کو کہاں سے شروع کیا جائے, کہاں ختم کیا جائے. طارق بھائی مجھے لگتا ہے کہ وقت ہو گیا ہے. طارق بھائی آپ سے وقت پوچھوں گی. جی طارق بھائی. جی بہت بہت شکریہ نکہت چودھری صاحبہ نے بہت ہی مدلل اور بہت اچھی باتیں بیان کی مثالی استاد کے حوالے سے. میں ان کا شکر گزار ہوں. اور ہم پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ سوال و جواب کا سیشن ہے. ہمارے جو سامعین جڑے ہوئے ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی شخص آج کے موضوع سے متعلق اپنی آبزرویشن یا کوئی ان کے پاس سوال ہو تو وہ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں اور براہ راست ہماری مہمان اسپیکر صاحبہ سے سوال کر سکتے ہیں یا اپنی آبزرویشن دے سکتے ہیں. مسعود آوان صاحب ہیں, وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں. ان کو دعوت دی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جڑیں, اوپر آئیں اسپیکر پینل میں. اور بھی کوئی جو ہمارے سامعین ہیں ان میں سے کسی کا کوئی کویسچن ہے؟ طارق بھائی جی 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 اس سے پہلے کہ سامعین میں سے کوئی اپنا ہینڈ ریز کریں اور گیسٹ اسپیکر سے اپنا سوال پوچھیں, میں میڈم کا جو گیسٹ جو لیکچر تھا اس کا تھوڑا سا ایک کنکلوڈنگ ریمارک کے طور پہ کچھ چیزیں عرض کرنا چاہوں گا. اس میں جو میڈم نے لیکچر دیا اس سے یہی اخذ ہوتا ہے کہ استاد کی جو کوالٹیز ہیں ان میں کچھ چیزیں جو میں نے نوٹ کی ہیں, جس میں کہ سب سے پہلے خود اعتماد یعنی کہ سیلف کانفیڈنس ہے. اور میڈم نے بہت ہی اچھی بات کہی کہ استاد جو ہے وہ صرف تعلیم نہیں دیتا بلکہ ایک نسلوں کو تیار کرتا ہے, اور نسلوں کو تیار کرنے کے لیے جس سکل اور ریسکلنگ کی ضرورت ہے, جس کریکٹرسٹک کی ضرورت ہے, وہ بڑی ہی بہرحال اس میں کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سب سے اچھی بات جو مجھے لگی اس میں یہی کہ سیلف کانفیڈنس جو خود اعتمادی, اس کے علاوہ نالج یعنی کہ سبجیکٹ کا نالج, پیس آف مائنڈ خود استاد کے لیے ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جو کہ ذہنی سکون کے ریلیٹڈ میں نے بات کی. ڈیلیوری سسٹم یعنی ترسیلی نظام کیسا ہونا چاہیے, انٹیگریٹی, گڈ کریکٹر یعنی سالمیت, پروننسیشن آف ورڈز یعنی آواز کا اس میں بہت اچھا ایک رول ہے. اس کے علاوہ تحریر اور کمیونیکیشن سکلز یعنی مواصلات کی مہارت, ان پہ مہارت, میانہ روی اور کائنڈنس, یہ کچھ کریکٹرسٹکس جو ہیں جو ان کے لیکچر میں ہمیں پتہ لگی کہ ایک استاد ہونی چاہیے. یہ کچھ آبزرویشنز تھی, تو میں گزارش کروں گا مسعود صاحب سے کہ وہ اپنی آبزرویشن یا سوال مہمان اسپیکر کے سامنے رکھیں. مسعود صاحب. جی مسعود صاحب اپنا مائک جو ہے ان میوٹ کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے جناب؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. جی تو میں آج نگہت باجی سے یہ ایک سوال کرنا چاہوں گا. جیسے ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ آج کل ہم نے دیکھا ہے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ایک سلیبس کے اندر محدود رہ کر پڑھاتے ہیں بچوں کو. تو کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے یا کہ ہمیں سلیبس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں بچوں کو پڑھانی چاہیے؟ جی مسعود صاحب, اگرچہ سلیبس کے اندر محدود کر دیا گیا ہے تعلیمی اداروں کو, لیکن جہاں تک تعلق آتا ہے اخلاقیات کا اور دیگر خصوصیات جو تعلیم کے ساتھ وابستہ ہیں, وہ تمام تر بہت وسیع ہیں.
जब तक हम अपने तालीमी निसाब को महदूद कर लेंगे, हम बच्चों को, तलबा को वो बेहतर शहरी नहीं बना सकते जिनसे हमें जो उम्मीदें वाबस्ता हैं या जो हम चाहते हैं। ये आपका बहुत बेहतरीन सवाल है, और इस ज़मन में ये लाजिम है कि यहाँ निसाब तक महदूद करके असातिज़ा की जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको भी बड़ा महदूद कर दिया गया है। लेकिन बेहतरीन उस्ताद, यहाँ उस्ताद को खुद बच्चे के अंदर वो सलाहियतें पैदा करना है कि आने वाले कल वो किन किन चैलेंजेस का सामना करेगा। जब तक हमारी ये सारी हिसाब जो है वो महदूद है, तो बच्चे की सोचें भी महदूद रहेंगी, उसका फिक्र अमल भी महदूद रहेगा, उसका दायरा अमल भी महदूद रहेगा। और जब चैलेंजेस सामने आते हैं वो महदूद नहीं होते हैं। हमें ऑल राउंड डेवलपमेंट की जानिब जाना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मुफस्सल अंदाज से आपने बताया। और इसके साथ तालीम और तरबियत, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो बच्चे की तरबियत के लिए एक उस्ताद को किस तरह से उसकी तरबियत करनी होगी, इसके बारे में अगर कुछ रोशनी डालेंगे आप। सबसे बड़ी बात यह है कि उस्ताद के ज़ाती अमल जो है वो बच्चे की तरबियत में बहुत बड़ा मुआविन और मौसर साबित हो सकता है। उस्ताद का तर्ज हयात क्या है, उसका अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। सच तो ये है कि तरबियत के लिए रोल मॉडल वालिदैन हो या असातिज़ा हो, उनको खुद जो बच्चे से वो चाहते हैं वो करना होगा। आप हूँ या मैं उस्ताद की हैसियत से बच्चे से ये कहें सिगरेट नोशी मना है तो खुद उसके सिगरेट के लिए भेज दें, वो हमारा अमल गलत है। बच्चे को वक्त पे आने के लिए कहें और हम बर वक्त स्कूल न पहुँचें, ये अमल गलत है। तरबियत के लिए हमें इनके उस्ताद के कौल फ़िल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। तरबियत एक तरफ हम देखें तो बड़ा मुश्किल अमल है, दूसरी तरफ देखें तो अपनी शख्सियत को तरबियत के उस सांचे में डाल के रखें तो बहुत आसान है। हम बेहतर पढ़ेंगे तो बच्चा बेहतर पढ़ेगा, बेहतर लिखेंगे तो बच्चा बेहतर लिखेगा। छोटी छोटी बात में मैं ये कहूँ कि मेरे सामने एक उस्ताद बच्चों की क्लास ऑनलाइन ले रहे थे, तो वहाँ किसी बच्चे ने गलती की, तो उस्ताद ने बड़े नर्म लहजे में ये बताया कि किसी मकाम पे बच्चों ने गलती की, केला का खाया और छिलका सड़क पे फेंक दिया, वहाँ कुछ लोग चले तो फिसले गिरे। तो नतीजतन ये है कि बच्चों केला खा के छिलका जो है वो सड़क पे नहीं फेंकना चाहिए। वहाँ एक 4 साल बच्ची ये सुन रही थी, तो मैंने देखा कि उस उस्ताद की जुबान में क्या तासीर थी, तो उसके बाद उस बच्ची को बार बार ये ख्याल आता है कि उसे मामूली सी कोई अशिया भी फेंकनी हो, वो बगैर डस्टबिन के नहीं फेंकती थी। मेरे उस्ताद मोहतरम नहीं थे हालांकि वो, लेकिन उस वक्त वो ये कह रहे थे कि मनमोहन अंकल ने ये बात कही है। उस्ताद का अमल ही तरबियत में मुअस्सर साबित होता है। आप देख लीजिए जिन घरों में बाकायदा पांचगाना नमाज पढ़ी जाती है, छोटे छोटे बच्चे भी जब कोई बात करते हैं या कोई, सच तो ये है कि अमल करते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी किसी में मसरूफ रहते हैं, कहीं ना कहीं गोलियां बिछाकर, कहीं चादर बिछाकर, किबला रुखना सही दाएं बाएं कहीं और वो नमाज की हरकतें करते रहते। तो इसलिए यह है कि उस्ताद का अमल ही तरबियत में मुआविन। शुक्रिया मैडम। मैं गुजारिश करूंगा मोहतरमा शाज़द जी से कि वो अपना सवाल या ऑब्जर्वेशन मैडम के सामने रखें। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर सुना, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिकत जी ने एक मुअल्लिम की क्या खसूसियात होनी चाहिए, एक मुअल्लिम की क्या फ़राइज़ हैं और मुअल्लिम की क्या
قدر ہونی چاہیے، وہ ساری چیزیں انہوں نے ہمیں بتائی. اور استاد کی حیثیت رکھی ہے. میں ان سے بہت متاثر ہوں اور میں نے بہت کچھ سیکھا ہے ان سے، اور میں خود بھی اسی پیشے سے منسلک ہوں. اس لیے میرے لیے ان کا جو لیکچر رہا وہ بہت ہی سود مند ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ایک معلم کی کیا قدر ہوتی ہے، ایک استاد کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اس کی ایک مثال میں آپ لوگوں کو دوں گی کہ برِ صغیر کے عظیم مفکر اور شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شمس العلماء کے خطاب کے لیے اپنے استاد کو نامینیٹ کیا، اور جو کمیٹی تھی اس نے دریافت کیا کہ ان کی کوئی تصنیف ہے کیا ایسی کہ ہم ان کو یہ خطاب دیں. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ان کی تصنیف میں خود ہوں. یعنی انہوں نے ایک استاد کو وہ مقام دیا کہ جو کچھ وہ تھے، جو کچھ ان کی زندگی میں انہوں نے جو کچھ اچیو کیا تھا، وہ سب انہوں نے اپنے استاد کی دین بتائی اور ان کو وہ خطاب دینے کے لیے پیش کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک معلم انسان کی زندگی میں وہ ایسی شاہراہ ہے جس کے بنا ایک انسان، ایک جو بچہ ہے وہ ایک قدم بھی نہیں چل سکتا. بے شک کہا جاتا ہے کہ انسان کی جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے، لیکن میں کہوں گی کہ جہاں پہ ماں اور استاد کے بیچ میں مقابلہ آ جاتا ہے، جب ایک ماں اور استاد کے بیچ میں فرق کرنے کی بات آئے گی، تو آپ یقین مانیں میرا تجربہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ ماں سے زیادہ اپنے استاد کی بات مانتا ہے. چاہے اس استاد نے اس کو غلط ہی سکھایا ہوتا ہے، غلط بات بتائی ہوتی ہے، یا کچھ ایسا کام دیا ہوتا ہے جو ماں کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہے، میں اس کو درست کر کے اس کو ٹھیک کرواتی ہوں، لیکن وہ بچہ بزید ہو جاتا ہے اور جو اس کے استاد نے اس کو بتایا ہوتا ہے وہ اسے 1 انچ ہلنے کی کا روداد نہیں ہوتا ہے. جیسے کئی بار ایسا کچھ لفظ یا کوئی ایسا ورڈ لکھ دیا جاتا ہے اس کی کاپی پہ، جب وہ گھر میں اس کو درست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ نہیں مانتا ہے. تو میرے ساتھ ایسا تجربہ ہوا ہے، میرے بیٹے کا ایسا مسئلہ ہوا کہ وہ حروف تہجی اس کے استاد نے دیے. درسگاہ کی بات کر رہی ہوں کہ عربک میں انہوں نے ان کو حروف تہجی لکھ کے دیے، تو میں اس کو جب اردو میں کروانے لگی تو بچہ بزید ہو گیا کہ نہیں آپ غلط کروا رہی ہیں، مجھے استاد جی نے یہ کروایا میں ایسے ہی کروں گا. جب میں نے اس کو بہت بار بولا کہ یہ عربی میں ایسے ہے اور اردو میں ایسے ہے، لیکن اس نے نہیں مانی جب تک اس کے استاد نے خود نہیں بتایا. تو ایک استاد کا ایک ایسا کردار ہوتا ہے بچے کی زندگی میں کہ چاہے وہ اس کو غلط بتائے گا صحیح بتائے گا، بچہ اسی کو مان کے چلتا ہے. بچے کا پہلا رول ماڈل اس کا استاد ہوتا ہے. جب بچہ اسکول میں جاتا ہے یا درسگاہ میں پہلی بار جاتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کو کیا پروفیشن اس نے جوائن کرنے ہیں، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، پائلٹ بننا ہے یا کسی اور فیلڈ میں جانا ہے. اس کے سامنے سب سے پہلا جو مائنڈ میں آتا ہے، دماغ میں آتا ہے کہ اس نے کیا بننا ہے، تو سب سے پہلے اس کی نظر اپنے استاد پہ جاتی ہے. وہ اسی سے متاثر رہتا ہے اور بہت عرصے تک، جب تک اس کے اندر اچھی طرح سے شعور پیدا ہوتا، جب تک وہ مڈل ہائی اسکول تک آ جاتا، تب تک اس کو یہی رہتا ہے کہ اس کے لیے ایک اس کے استاد جیسا ہی بننا ہے، اس کے لیے ایک استاد ہی بننا ہے یا اس کے جیسا بننا ہے. اس کے مائنڈ میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے. یہی بات میم نے بھی بتائی اور ایز اے استاد میں نے بھی یہ محسوس کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو بھی کلاس میں جب بھی آپ جاؤ گے تو بچہ زیادہ متاثر ہوتا ہے آپ کی بول چال سے، آپ کے وے آف ٹاکنگ سے. جو آپ بات چیت کرتے ہو نا، بچہ اس سے بہت متاثر ہوتا ہے. ابھی نکھت میم نے یہ بھی بتایا کہ افیکٹو ہمارا ہونا چاہیے، بول چال ہماری ایسی ہونی چاہیے
اسکلز ہمارے ایسے ہونے چاہیے رائٹنگ کے، ریڈنگ کے یا اسپیکنگ کے. تو ان چیزوں پہ خاص دھیان رکھنا چاہیے ہم سب کو، ایک کلاس میں، ایک جماعت میں، یا ویسے بھی اگر ہم نے معاشرے میں اپنا مقام بنانا ہے، معاشرے کو اپنا کچھ ایسا دینا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ جہاں پہ ہم انٹر ہو رہے ہیں وہاں پہ جب ہم جائیں تو وہاں پہ ہم اپنا ایسا کچھ چھوڑ کے آئیں کہ وہ معاشرہ یا وہ گروپ یا وہ جماعت جو ہے وہ جب ہم وہاں سے جائیں تو اس کو پھر سے یہ اس کے دل میں یہ تڑپ جاگے کہ ہم ان سے دوبارہ کچھ سیکھیں، ہم ان سے کچھ دوبارہ جانیں، وہ ہمیں دوبارہ کچھ کہنے کے لیے آئیں. تو ایک استاد کو اگر ایک متاثر کن شخصیت بننا ہے تو اس کے لیے اس کو اپنے اندر یہ سارے اسکلز لانے ہوں گے. آج کے دور میں، اس ٹیکنالوجی کے دور میں، میرے حساب سے میں کہوں گی کہ جو یہ آج کی دوڑ ہے اس نے استاد کی اہمیت کو بہت کم کر دیا ہے. میں کہوں گی شاید میری اس بات سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایگری نہ کریں، لیکن مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ انسان کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ اس کا جو سب سے پہلا جو پرائمری ٹیچر ہوتا ہے، پرائمری استاد ہوتا ہے، وہ اس کی بنیاد ہوتا ہے. لیکن سب سے زیادہ آج ہم اگر کسی کو نظر انداز کر رہے ہیں تو وہ اسی پرائمری ٹیچر کو کر رہے ہیں. آج ہم میں سے کوئی بھی آگے آنا چاہے گا، کسی فیلڈ میں جانا چاہے گا، تو وہ لاسٹ اگر جب کوئی بھی آپشن اس کے پاس نہیں بچے گا تو وہ کہتا ہے چلو جی میں استاد مطلب ایک پرائمری ٹیچر بن جاتا ہوں، یا اس کا ایسا کوئی دماغ میں ہوتا ہے. کوئی بھی یہ نہیں منہ سے پہلے ہی اپنا ایم، اپنا ایمبیشن ظاہر نہیں کرے گا کہ میں استاد بننا چاہوں گا، میں چھوٹے بچوں کو پڑھانا چاہوں گی. جہاں پہ جس کو ہم نیو رکھتے ہیں، جس کی ہم بنیاد رکھتے ہیں، جہاں اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو وہ بندہ جا کے ڈی سی بھی بنے گا، وہ اسسٹنٹ پروفیسر بھی بنے گا، وہ کے اے ایس کرے گا، آئی اے ایس کرے گا. اگر اس کی بنیاد ہی نہیں ہوگی تو وہ کچھ بھی آگے بننے کے لیے تیار نہیں ہو پائے گا. تو اس لیے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ سب سے زیادہ ہمیں اس استاد کی قدر کرنی ہے جو ہماری بنیاد بناتا ہے، جو ہمارے بچوں کی بنیاد بناتا ہے، جو ہمارے معاشرے کی بنیاد ہے. بہت بہت شکریہ، میں نے کچھ زیادہ ہی شاید بول دیا. یہ ایسا ایک یہ عنوان ہے، موضوع ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم 1 یا 2 گھنٹے میں اس کی خود بات کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے جس کو لے کے چلنے وقت کی ضرورت ہے، لے کے چلنے کے لیے. شکریہ سب کا. اور ایک بار پھر میں نگت جی کا تہ دل سے شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے کتنے خوبصورت موضوع کو لے کے بات کی، اور میرے لیے تو وہ رول ماڈل ہے میری لائف میں. بہت بہت شکریہ. شکریہ شازیہ جی، یہ آپ کا بڑا پن ہے، ورنہ آپ میری عزیزہ ہیں. میں آپ کی تحریر سے، آپ کی ڈیڈیکیشن سے بہت متاثر ہوں. آپ ہر فن مولا ہے. آپ گھر گرہستی کو نبھاتے ہوئے جو ادبی دنیا میں بہترین کارنامہ انجام دے رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں کہ مدرس کی حیثیت سے بھی آپ بہتر کام نبھا رہی ہیں. یہ آپ کا حوصلہ ہے، اور آپ کے حوصلے کو سلام پیش کروں. میں گزارش کروں گا محترم ذاکر صاحب سے کہ وہ اپنا سوال یا آبزرویشن رکھیں. محترم ذاکر. میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل آ رہی ہے. جتنے اس میں ہیں ابھی موجود ہیں یہاں پہ کلب ہاؤس میں، اس پروگرام میں، فکر و عمل پروگرام میں، تمام کو میرا سلام و آداب. میری اتنی اوقات نہیں ہے، ایک حقیر سا انسان ہوں کہ جو ٹیچر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے میں بول پاؤں. لیکن پھر بھی چند باتیں ہیں جو میں کرنا چاہوں گا. میں نے پوری جو بات ہے وہ نگت میڈم کی نہیں سنی ہے، تھوڑی سی بات ان کی سن پایا ہوں. شازیہ میڈم کی بات میں نے پوری سنی ہے. طارق صاحب آپ کی بات میں نہیں سن پایا ہوں، تھوڑا سا دیری سے میں جوائن ہوا ہوں یہاں پہ. میرے والد صاحب خود ایک ٹیچر ہیں، میں ٹیچر تو نہیں بن پایا، یہ میری بدقسمتی ہے. لیکن میرے والد صاحب 1960
1960 के टीचर हैं। वो हमेशा एक अल्लामा इकबाल का एक शेर जो है वो कहते थे कि शेख मकतब है एक अजायब घर जिसकी सन्नत है रूह इंसानी। तो उनका ये कहना था कि जो टीचर होता है वो इंसानों की रूह जो है उस पर काम करता है। मुझे खुद बहुत अफसोस है कि मैं टीचर नहीं बन पाया, लेकिन वालिद साहब का शेर, वालिद साहब का तो नहीं है, अल्लामा इकबाल का शेर है, मुझे आज भी याद आता है। लेकिन अब जो है जो आपका मिसाली टीचर के नाम से डिबेट चल रही है, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज का मौजूदा टीचर है या आज का तालिब इल्म है, में जो जी मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? जी आप कंटिन्यू करें जाकिर साहब, आप कंटिन्यू करें। आ रही है। जो आज का टीचर है, जो आज का तालिब इल्म है, उसके दरमियान में पहले जमाने में गैप हुआ करता था, और लेकिन दिल जो है बड़े करीब होते थे। अब जो है वो गैप लगभग खत्म हो चुका है, और जो निगत मैडम ने बताया उनकी बात मैंने सुनी कि हम मना करते हैं कि सिगरेट मत पियो, लेकिन उसी स्टूडेंट लगता है कि हम खुद अमल नहीं करते। जो हमारे टीचर्स हैं वो खुद उन बातों पर बिल्कुल अमल नहीं करते जो अपने स्टूडेंट को बताते। बेटा खांड नहीं खाना, जाओ। तो वो औरत जो है बड़ी हैरान हो गई कि ये क्या बात है, कि ये बात अगर आपने सिर्फ ये बात कहनी होती तो फिर पहले दिन कह देती मेरा तो इतना वक्त बर्बाद हो गया, ये क्या। कहते नहीं, उस दिन मैं खुद खांड खाता। अब मैंने खांड आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दी है इन दिनों में। अब मैंने इनको बोल दिया खांड नहीं खाना, तो ये नहीं खाएगा। वो असर होता था उस दौर में, टीचर्स की बात का एक असर होता था स्टूडेंट्स के ऊपर। लेकिन आज जो है वो असर अब नहीं रहा है, और कहीं ना कहीं समाज भी इसके लिए खुद जिम्मेदार है, हम लोग भी इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं कि हमने खुद जो है वो टीचर्स का मयार जो है वो बहुत कम किया है। मेरे वालिद साहब 1960 में उनको 2 ऑर्डर्स आए थे, एक तहसीलदार का ऑर्डर आया उनको और दूसरा टीचर का ऑर्डर आया। तो उन्होंने तहसीलदार नहीं चुना, उन्होंने टीचर चुना। हालांकि उनके जो दूसरे साथी थे वो तहसीलदार चले गए, और उसी डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में मेरे वालिद साहब रिटायर हुए प्रिंसिपल के तौर पर, उसी डिपार्टमेंट में वही तहसीलदार जो उनके साथ लगे थे वो कमिश्नर रिटायर हुए। तो लेकिन उन्होंने टीचर जो है वो टीचर चुना, और उस जमाने में जो है टीचर का एक बहुत बड़ा एहतराम होता था, और टीचर ही सबसे बड़ा, एक समाज में सबसे बड़ा जो माना जाता था वो टीचर ही माना जाता। लेकिन आज के दौर में बेचारा अब टीचर को भी जो है हमने उसका मयार खुद ही गिरा दिया है। अब अगर हम बाकी मुल्कों की बात करेंगे, जैसे फिनलैंड है, जैसे आयरलैंड वगैरह है या अमेरिका वगैरह में है, टीचर का आज भी वही एहतराम किया जाता है जो हमारे यहाँ पहले था। फिनलैंड का जो मॉडल है, एजुकेशन मॉडल है, अगर आप लोगों ने वो पढ़ा होगा किसी ने, तो वहाँ जो टीचर सिलेक्ट होता है वो जो मुल्क की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनके जो टॉप 10 होते हैं, जो टॉप 10 लोग होते हैं, सिर्फ वही टीचर बन सकते हैं। उसके अलावा वहाँ टीचर की कोई कैटेगरी नहीं है। और यहाँ पे जो टॉपर्स होते हैं, जो बड़े बड़े एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, वो फिर उस जॉब में आ जाते हैं जिसको मैं क्लर्क का जॉब बोलता हूँ।
लेकिन टीचर जो है यहाँ वो उस तरीके का एग्ज़ाम जो है उस तरीके का एग्ज़ाम नहीं रखा गया है टीचर के लिए। अब उनकी वहाँ पे अगर उनको उस तरीके का फेस करना पड़ता है, इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम वहाँ पे फेस करने पड़ते हैं, फिर उनकी सैलरीज भी वैसी ही होती है, 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए पर मंथ जो है वो वहाँ पे सैलरी भी लेते हैं। लेकिन यहाँ बेचारा जो टीचर है उसको आप इलेक्शन भी ड्यूटी कराते हैं, उसको BLO भी बनवाते हैं, कभी कभी उसको पटवारी भी बनाते हैं। अब बेचारा वो अपने क्लासरूम पे कंसंट्रेट करेगा या अपनी दाल रोटी पे कंसंट्रेट करेगा, वो खुद कंफ्यूज हो जाता है और उसी में वो अपना जो है उसको मेंटल डिप्रेशन का शिकार भी हो रहा है। और मैंने बहुत सारे ऐसे टीचर देखे, मेरे आसपास भी बहुत सारे ऐसे टीचर मौजूद हैं जो या तो सड़कों पर एहतजाज करते नजर आते हैं कम तनख्वाहों को लेकर, बाकी वो मामलात होते हैं, बाकी मुराद होते हैं, कभी टीए कभी ये कभी वो, इन मामलात को लेकर वो सड़कों पे ही हमेशा नजर आते हैं। मुझे खुद कभी कभी मायूसी होती है कि वो लोग जिनकी सैलरीज इतनी कम है वो क्लासरूम पे क्या कंसंट्रेट करेंगे, उनको तो बेचारे को दाल रोटी हल्दी और यही चीजें फिर याद रहती है। लेकिन फिर भी मैं उनको शाबाश देता हूँ और उनको सल्यूट करता हूँ कि वो ऐसे मुश्किल हालात में भी, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो इन मुश्किल हालात में भी बहुत अच्छा काम करते हैं और उनको सराहना करने की मेरे ख्याल से जरूरत है। मेरी बात मेरे ख्याल से बहुत लंबी हो रही है, बहुत सारे यहाँ पे स्पीकर से बोलना होगा। पिछले दिनों एक इश्तिहार मैंने देखा, इश्तिहार नहीं था, किसी ने फोटो एक चढ़ाया हुआ था फेसबुक के ऊपर और सारे लोग उसकी धज्जियां उड़ा रहे थे मेरे अलावा। वो फोटो क्या था? वो फोटो ये था कि एक उस्ताद एक कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है और उसका शागिर्द जो है उसकी टांगे दबा रहा है। कोई बोलता है इसको कॉर्पोरल पनिशमेंट में इस टीचर को जो अरेस्ट करना चाहिए, अरे ये क्या टीचर है, ये तो बड़ा जलील टीचर। मतलब कुछ लोगों ने तो बहुत ही ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की जो शायद नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मैंने उसको शेयर करके उस टीचर को भी सल्यूट किया और उस स्टूडेंट को भी सल्यूट किया। इस दौर में भी अगर कोई स्टूडेंट अपने टीचर को वो मकाम दे रहा है, वो इज्जत दे रहा है, तो मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से, मेरी अक्ल भी कहती है बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ऐसे स्टूडेंट को तो मुझे लगता है कि सल्यूट करना चाहिए। और वो टीचर भी जो है वो अपने स्टूडेंट से कोई कॉर्पोरल पनिशमेंट तो है नहीं, वो काम कर रहा था, लेकिन ऐसे उसको लोग बढ़ गए फेसबुक के ऊपर कि आप मत पूछिए। पुराने वक्त में जो है टीचर का बड़ा एहतराम किया जाता था। एक मेरे वालिद साहब हमेशा एक कहानी सुनाते थे, छोटी सी कहानी है, मैं आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करूंगा। इसी हवाले से मुझे याद आई जो फोटो मैंने देखा फेसबुक के ऊपर। एक टीचर जो है वो पढ़ाई वो करा रहा था अपने स्टूडेंट को, तो इतने में जो है उसको स्टूडेंट जो है उसने उनके पैर दबाने चाहे, पैर धोने चाहे, तो पैर धो रहा था टीचर के और उसके बगल में बैठा हुआ था, धो रहा था। वहां से उसका वालिद गुजरा स्टूडेंट का। उस स्टूडेंट के वालिद ने पास जाके अपने बच्चे को एक अच्छा खासा थप्पड़ रसीद कर दिया। आप सभी लोग हैरान हुए क्यों किया? वो तो अच्छा ठीक काम कर रहा था बेचारा, अपने उस्ताद के पैर वैर दबा रहा था या उसके पैर वैर धो रहा था। उसने उसको बताया कि बेटा पैर दबाना तो ठीक है, पैर धोना तो ठीक है, लेकिन उस्ताद के लेवल में बैठकर तू क्यों धो रहा है? तू नीचे जा, तू इस पर क्यों बैठा है? ये इसके लेवल से नीचे जाके इसके पैर धो। लेकिन आज जब हम ऐसा काम करेंगे तो टीचर के ऊपर कॉर्पोरल पनिशमेंट और इस तरीके की चीजें जो है वो बड़े बड़े कानून बने हैं अब, तो वो आयद होते हैं, वो जो है उन पर लागू किए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमारा समाज इसके लिए खुद जिम्मेदार है कि हमने टीचर की जो हैसियत थी, टीचर का जो मयार था, हमने खुद उसको कहीं न कहीं नीचे लाने की कोशिश की है। और मुझे लगता है आपके इस फिक्र अमल के इस माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें टीचर के मयार को ऊंचा करना पड़ेगा। समाज के अंदर हमें टीचर को वही इज्जत देनी पड़ेगी जो पहले हुआ करती थी। और टीचर को भी ये समझने की जरूरत है कि भाई आप सिगरेट तो मना करते हैं जैसे निकट मैडम ने कहा, लेकिन आप उसी को क्यों भेज रहे हो?
आप उससे माचिस मंगवा रहे हो, सिगरेट मंगा रहे हो, फिर वो आपकी बात कैसे मानेगा? तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से समझने की और सोचने की जरूरत है, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी और समाज को भी, कि हमें अपने टीचर को किस तरीके से देखना चाहिए। मुझे लगता है कि टाइम बहुत हो गया है, मुझे अपनी बात जो है इन्हीं अल्फाज पे ख़त्म करनी चाहिए। तारिक इब्रार साहब, आपका बहुत शुक्रिया है, आप मुझे भी लिंक भेजते हैं और ऐसे अच्छे प्रोग्रामों में मुझे भी आने का मौका मिलता है और आप सभी जो लोग हैं उनको सुनने का मौका मिलता है। नसीम साहिबा, मुझे लगता है आपने बोला है अभी या बोलना है, मैं आपको सुनता रहता हूँ। मैं तमाम जितने यहाँ पे मौजूद हैं लोग, उन्हें ये गुजारिश करूँगा, मैं क्लब हाउस पे बहुत नया हूँ और मेरी गुजारिश है कि मेरे इस क्लब हाउस के अकाउंट को आप ज़रूर फॉलो करें, मेरे इस प्रोफाइल पे जाएं और आप ज़रूर फॉलो करें। मैं गुजारिश करूंगा सबको। मुमताज़ साहब यहाँ पे, निसार साहब, मुश्ताक साहब, इरफान साहब, शाजिया जी हैं, इमरान जी हैं, मसूद साहब, आरिफ साहब, शबीर साहब, बहुत शुक्रिया जाकिर भाई, आपने बहुत अच्छी बातें की। मैं तमाम से गुजारिश करूंगा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि कोई और सवाल हो, कि मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे एक सामीन में से मोहतरम आरिफ कसाना साहब हैं, जो जिन्होंने इस ऑफिशियल पेज पे लेक्चर भी एक दो बार सामीन को मुस्तफीद किया अपने लेक्चर से, और अपने उनका एक सवाल है, चूँकि वो सफ़र में हैं इस वक्त, वो स्वीडन यूरोप में मुकीम हैं, उन्होंने एक अपना सवाल लिख के भेजा हुआ है मैम को, तो वो मैं मेंशन करना चाहूँगा कि उनका सवाल है कि उस्ताद के ज़ाती किरदार की अहमियत क्या है। इस पे थोड़ा मैडम आप डिस्कस करें, उस्ताद के ज़ाती किरदार की अहमियत। मोहतरम, इस सिलसिला में और इस सफ़र में अगर सबसे ज़्यादा अहमियत है तो वो उस, और जब उस्ताद का ज़ाती किरदार नहीं है तो वो किरदार साजी क्या करेगा। इस मुकाम पे मैं ये अर्ज करती चलूं कि एक स्कूल की बच्चियां अपनी किसी उस्ताद की दर्द भरी कहानी सुना रही थी, और जब उस्ताद साहिबा ने उन बच्चों के बारे कहा तो उन्होंने कहा ये सिरे से नालायक बच्चियां हैं, पढ़ती नहीं हैं। तो मैंने कहा ये हो नहीं सकता कि जब आपने बच्चों के सामने जो अमल किया है, अपने घर के सारे हालात बयान किए हैं, खाने तक का जिक्र हुआ है, आप पे कोई जुल्म हुआ है या आपको किसी से इख्तलाफ है, वो बच्चों के सामने बार बार बयान हुआ है, तो बच्चों को लफ्ज बलफ्ज आपकी कहानी याद हो गई है। ये कैसे हो सकता है कि आपने जो पढ़ाया वो बच्चों को याद नहीं रहा? ये उस्ताद का ज़ाती किरदार ही है जो बच्चों को जिस जानिब ले जाना चाहेगा ले जा सकता है। हमने अक्सर देखा दौरे जदीद में कि असातिज़ा के हाथ में होते हैं, तो कोई दोस्त या कोई और पूछ रहा हो कहाँ है, तो कोई ना कोई बहाना कर रहे होते हैं, बच्चे सुन रहे होते हैं कि उस्ताद छूट के रहा है। ऐसे बहुत सारे मरहले थे कि फ़ोन पे कुछ भी कहा जाए वो बच्चे सारे सुन रहे थे। हम बच्चों को तो फ़ोन अटेंड करने पे मना करते हैं, स्कूल ले जाने पे मना करते हैं, लेकिन क्लासरूम के अंदर हमारी फ़ोन पे रिंग ज़रूर आती है। हम अटेंड भी कर लेते हैं बच्चों के सामने बच्चा समझ के। सवाल ये है कि हमारी अभी जाकिर साहब भी तफसीलन बात कर रहे थे कि नाकामियाँ क्यों हैं। कहीं ना कहीं असातिज़ा को एहसास ज़िम्मेदारी नहीं है। जहाँ असातिज़ा गलत है वो अपना असर छोड़ने में नाकाम है, वो अपना मुकाम पैदा करने में नाकाम है। और हमें एक बार ये फिर से सोचना होगा। मुझे यहाँ अमिताभ बच्चन के वालिद मोहतरम हरिवंश राय बच्चन की एक नज़म थी, उसके कुछ अशार याद आ रहे हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कमी क्या रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर न भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें अपने किरदार को बेहतर बनाना होगा। उस्ताद का जो सबसे पहला काम है वो है ही किरदार साजी, शख्सियत साजी, जहन साजी। जब वो खुद मुतज़लज़िल है तो
کردار سازی اس سے نہیں ہو پائے گی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اساتذہ ہزاروں کام کر لیتے ہیں، چاہے وہ بی ایل او کی ڈیوٹی ہو، دائیں بائیں جو بھی ہو، لیکن استاد کا کام کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے، یہ اسے خود کرنا ہوگا۔ اور بدنصیبی یہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہت سے اساتذہ ٹھیکیداری کرنا پسند کرتے ہیں، کچہریاں کرنا پسند کرتے ہیں، سرپنچز کے الیکشن میں پیش رہتے ہیں اور ان کا کام کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن بہترین مدرس کی حیثیت سے خود کو امپروو نہیں بھی کرتے۔ جہاں ہم میں غلطیاں ہیں ہمیں ماننا ہوگا۔ جی میم، شکریہ۔ محترم نثار صاحب، آپ اپنا سوال رکھیں۔ محترم نثار صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو محترمہ نکھت چودھری صاحب نے جو آج خطاب کیا ہے بڑا سنجیدہ، شائستہ اور بڑا سبق آموز خطاب تھا۔ میں اسی حوالے سے چند باتیں گوش گزار کروں گا، وقت میرے پاس بہت کم ہے اور آپ لوگوں کا بھی وقت نہیں لینا چاہتا۔ یہاں بات ہوئی اساتذہ کرام کی، معلم کی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کائنات کا سب سے پہلا اور سب سے عظیم معلم اللہ رب العزت کی ذات گرامی۔ قرآن میں ہے الرحمن علم القرآن، اور اس کے بعد کائنات کے سب سے عظیم معلم ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طرز تدریس تھا، جو آپ کو آپ کا سکھانے کا جو طریقہ تھا، وہ ساری کائنات کے لیے، قیامت تک کے لیے، سب کے لیے وہ ایک اسوہ ہے، ایک مثالی طرز ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اسی طرز تعلیم کو اپنانا چاہیے۔ بہت سی باتوں کی محترمہ نکھت صاحبہ نے ذکر کیا، اساتذہ کے کردار پر بات ہوئی، ان کے وقار کے حوالے سے بات ہوئی۔ تو جہاں تک اساتذہ کرام کا تعلق ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے ان کے اندر صبر و تحمل ہونا چاہیے، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا۔ اور دوسری جو اہم چیز یہاں پہ ذکر ہوئی وہ یہ ہے کہ استاد کا تعلق اپنے شاگردوں کے ساتھ مشفقانہ ہونا چاہیے، یعنی شفقت و محبت پر مبنی ہونا چاہیے۔ بہت سے طلباء اپنے اساتذہ کے غضب کو دیکھ کر اور ان کے جلال کو دیکھ کر بہت سے بچے تعلیم چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ چونکہ استاد ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے، تو باپ کو جو جس طریقے سے شفقت اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے، وہی شفقت اساتذہ کرام کو اپنے بچوں کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اس شفقت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، جو تعلق محبت کی بنیاد پر ہو، شفقت کی بنیاد پر ہو، تو بچوں کے اندر مزید شوق پیدا ہوتا ہے اور وہ شوق پروان چڑھتا ہے۔ اور خوف کا عالم کے عالم میں بچے بس دعا ہی کرتے رہتے ہیں کہ کب یہاں سے ہماری چھٹی ہو تو گھر بھاگیں۔ لیکن جہاں محبت اور شفقت سے اساتذہ کرام پڑھاتے ہیں، دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ بچے امید رکھتے ہیں، ایک تڑپ رکھتے ہیں کہ کب اس استاد کی دوبارہ ہمیں کلاس ملے۔ دوسری چیز یہ ہے، اساتذہ کرام کے کردار کے حوالے سے یاد رکھیں، جو چیز ہم خود نہ کریں، یہ قول و عمل کا جو تضاد ہوتا ہے یہ بڑا نقصان دہ ہوتا ہے، معاشرے کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی۔ تو جس چیز کی تعلیم ہم بچوں کو دے رہے ہیں، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلے ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ سب سے اہم بات یہاں پہ ہوئی، آج کل طلباء کے اندر یا بچوں کے اندر بھی اپنے استادوں کا وہ مقام اور احترام نہیں رہا۔ میں اس پر لمبی چوڑی بات نہ کر کے صرف دو مثالیں دینا چاہتا ہوں، وہ بھی مذہبی اور دینی نقطۂ نظر سے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک میرا کوئی غلام بھی مجھے کوئی بات سکھائے تو میں اسے اپنا استاد تسلیم کروں گا۔ استاد صرف تعلیم دینے والا نہیں ہوتا ہے، بلکہ فن سکھانے والا بھی استاد ہوتا ہے، یا زندگی میں جس سے ہم نے کوئی ایک سبق بھی سیکھا ہے اس کی حیثیت ہمارے لیے استاد کی حیثیت ہے۔ اور استاد کی حیثیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے، حضرت امام بخاری سب واقف ہیں کہ قرآن کے بعد جو سب سے صحیح کتاب کا درجہ رکھتی ہے وہ بخاری شریف ہے، اور امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث کا مقام رکھتے ہیں۔ ان کے سامنے ایک سوال آیا اور ان کو اس کا جواب نہیں آ رہا تھا، تو سوال کیا ہے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں
کسی نے ان سے سوال کیا کہ کتا بالغ کب ہوتا ہے؟ آپ تذبذب میں پڑ گئے کہ میں اس کا کیا جواب دوں. تو سوچتے 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 ایک یہ جو جوتا سلائی کرنے والے جنہیں ہم موچی کہتے ہیں، تو اس نے کہا امام صاحب آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میں بتا دیتا ہوں. جواب اس کا یہ ہے، اور پھر بتایا کہ جب وہ پیر اٹھا کے پیشاب کرتا ہے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد ساری زندگی امام بخاری نے کا یہ معمول رہا کہ وہ بندہ سڑک کے کنارے بیٹھ کے جب کام کرتا تھا دھوپ میں تو امام بخاری اس کے اوپر سایہ کرتے تھے. اتنا احترام تھا اساتذہ اکرام کا. جب یہ احترام باقی نہیں رہے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر کہتے ہیں کہ استادوں کا بے ادب، ماں باپ کا بے ادب زندگی میں کبھی بھی وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے. تو جہاں طلباء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کا احترام کریں، اپنے اندر ایک ذوق پیدا کریں سیکھنے کا، وہاں اساتذہ اکرام کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کردار و عمل سے تعلیم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کتابوں میں لکھا ہوا بس رٹا لگوا دیں انہیں یا رٹاتے رہیں، بلکہ بچوں کی تربیت کرنا، ان کی ذہن سازی کرنا اور انہیں مستقبل کے لیے تیار کرنا، یہ ساری اساتذہ اکرام کی ذمہ داریوں میں شامل ہیں. میں اب زیادہ اگر اس پہ گفتگو کروں گا تو بات لمبی چوڑی ہو جائے گی، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ بات کرنے والے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. جی بہت شکریہ نثار صاحب. ہمارے ساتھ 2 سامعین اور ہیں جو بہت شدت سے انتظار کر رہے ہیں. تو عمران بھائی ان کو بلا لیں. عبد المجید اور علی غضنفر صاحب 2 منٹ کے لیے وہ بات رکھیں گے اور پروگرام کو ہم اختتام کی طرف لے جائیں گے. عمران بھائی آپ عبد المجید اور علی غضنفر صاحب کو اوپر لے آئیں. جی میری آواز آ رہی ہے؟ طارق ابرار بول رہا ہوں. جی میں دوسرے اکاؤنٹ سے آیا ہوں یہاں پہ پرنس کے نام سے. جی بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی علی غضنفر صاحب بیلجیم سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، وہ کچھ بات رکھنا چاہ رہے ہیں. مختصر گزارش ہے کہ وہ مختصر وقت میں بات کریں. جی السلام علیکم. کلب میں موجودہ تمام لسنر اور آڈینس جتنے بیٹھے ہیں سب کو میرا آداب اور سلام. بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا. میں جو ناصر صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں بڑی ایمان افروز، اور استاد کے کردار کے حوالے سے تو کچھ خاص بچتا نہیں ہے کہ میں اپنی لب کشائی کروں. تو پھر آپ کا بہت شکریہ. میں آپ کے روم میں سننے کے لیے موجود بیٹھا ہوں. اگر موقع ہوا تو پھر میں اپنا اظہار خیال کر لوں گا. آپ اپنے دیگر آڈینس کو ٹائم دیں. شکریہ. اللہ حافظ. اور میں سننے والے کلب میں سننے والے روم میں بیٹھتا ہوں. جی بہت شکریہ. جی عبد المجید صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کا کوئی کوشچن ہے وہ آپ رکھیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں تو سوال کرنے کی اپنی حیثیت تو نہیں رکھتا، لیکن میں بدقسمت رہا کہ میں نے نگت باجی کا پورا جو لیکچر ہے وہ نہیں سن پایا. لیکن میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ آج کے اس دور میں بہت سارے بچے جو لڑکپن میں آ کے انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو والدین ہیں یا ان کے لواحقین ہیں وہ بھی سمجھو کوششیں کرتے ہیں ان کو اس انتشار سے نکالنے کی، لیکن پھر بھی وہ ناکام ہو کر وہ بھی انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک مثالی استاد کو اس سے انتشار سے والدین اور بچوں کو نکالنے میں کیسے ہم ان والدین اور ان بچوں کی مدد کر سکتے ہیں، میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا. جی انتہائی خوبصورت سوال ہے، اور اس جانب ہم سب کی توجہ ہونا لازم، اس میں شک نہیں. اس کی 2 وجوہات ہیں کہ بچے لڑکپن میں انتشار کا شکار ہوتے کیوں ہیں. بہت سارے مقامات پر میری ذاتی جو آبزرویشنز ہیں وہ یہ رہی ہیں کہ بچے آج کے اس عہد میں والدین کے گھر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتے ہیں،
और वो अपनी सारी पूंजी, सारी मोहब्बत की पूंजी, दीगर दौलत जो भी है वो उन पे लुटा देते हैं। मोहब्बत देना अलग बात है, दौलत देना अलग बात है, लेकिन तरबियत एक अलग बात है। मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है, बहुत ज्यादा लाड प्यार में बच्चे जो होते हैं वो बाहर बहुत बड़े फितनगर होते हैं। और इस ज़मन में इब्तिदान तरबियत लाजिम है, लेकिन तरबियत कैसी? मैं यहाँ मिसाल देना चाहूँगी, बहुत सारे घरों की बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन यहाँ पहले मसूद भाई ने सवाल भी पूछा है। मसूद भाई के पूरे खानवादा की, इनके पूरे कबीले की, इनकी पूरी कौम की मैं मिसाल देना चाहूँगी। आज तक इनके हाथ ये एक चलन रहा है, सवाल नहीं पैदा होता कि नौजवान इंतशार के शिकार हों या बागी हो या ना रवश इख्तियार करते हो। उनका छोटा सा बच्चा भी बड़ी मुदल्लिल गुफ्तगू करे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही, अक्सर जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ी, बहुत सारी फैमिलीज़ ने इनकी मिसालें पेश की होंगी, वो इसलिए कि इनके यहाँ घरों में बुजुर्गों के कौलो फेल में फ़र्क नहीं था। उसके बाद इनकी तरबियत सख्ती से नहीं हुई है। इन तरबियत जब भी अमल से वालिदैन करेंगे तो बच्चे इंतशार का शिकार नहीं होंगे। यही अमल असातिज़ा के लिए भी लाजिम है। जहाँ जहाँ भी असातिज़ा हों या वालिदैन, उनके कौल फेल में फ़र्क होगा, वहाँ ये बच्चे इंतशार का शिकार होंगे। मैंने पहले ही अर्ज किया है कि तरबियत बहुत नाजुक मरहला भी है, लेकिन जितना नाजुक है मुझे लगता है उतना आसान भी है। वालिदैन सच कहते जाएं, हलाल हराम जायज नाजायज में फर्क करते जाएं, दीनी एतबार से घर का माहौल बच्चों की मर्जी का ना हो। बहरहाल बच्चों को दीन के उस सांचे में डालने की इब्तिदा से ये कोशिश की जाए। वालिदैन नमाज के लिए जाते हैं, बच्चे सोए रहते हैं, बच्चों को भी साथ लेके जाएं इस तरह की मजालिस में, तो किरदार की तामीर होती रहती है। और ये भी किसी मुफक्किर ने बहुत खूबसूरत बात कही थी कि किसी मकाम पे अगर आप देखें ट्रैफिक के निज़ाम में बेतरतीबी, तरतीब से नहीं गाड़ियां जा रही हैं, जबकि सबको पता है कि जब हम लाइन में चलेंगे, एक समत में चलेंगे तो हम मंजिल तक पहुंचेंगे। जब एक भीड़ लगी है, रास्ता नहीं है, हर एक गाड़ी वाला सर निकाले जा रहा है, तो इससे ये जाहिर होता है कि इनकी तरबियत में कमी है, जो इनकी माओ ने तरबियत में कमी की है, इनके वालिदैन ने की है और इनके असातिज़ा ने कमी की है। इंतशार के लिए घरों में दौरे जदीद में वालिदैन के पास बच्चों वक्त नहीं है कि वो बच्चों के पास बैठे। सबसे ज्यादा अहमियत आज हमने पैसा को दे ली है और बच्चों को एक ही ये चीज कह दिया है, उन पे स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं डाला है, कुछ ना कुछ बनना है, बेहतर बनना है। ख्वाब इतने ऊंचे दे दिए हैं कि वहां बच्चे भी कहीं ना कहीं बोझ सा महसूस कर रहे हैं। हमें कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा बेहतरीन अखलाक वाला बने, इंसाफ करने वाला बने, मुनसिफ मिजाज हो। ऊंचे ऊंचे ओहदों की दौड़ में हमने एक किस्म से मैं ये भी कहूँगी कि बच्चों को एक के जहनों पे एक बोझ सा ला के खड़ा कर दिया है। वहाँ वो बागियाना रविश करते हैं। दोनों वजूहात हैं, बहुत ज्यादा लाड प्यार भी और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रेस जो रखा है हमने, कि उससे बच्चे भागते हैं, बाहर जाते हैं, फरार हासिल करना चाहते हैं। वालिदैन को औलाद के लिए वक्त निकालना होगा। पैसे का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा से ज्यादा पैसे देकर घरों में बच्चों की देख रेख के लिए उन लोगों को लगा देना जो तालीमी एतबार से मुकम्मल ना खानदा हैं,
और हम अपनी जगह खुश होते हैं कि हमने बहुत सारे पैसे देके बच्चों के कपड़े बदलने पे, उनको रोटी देने पे मामूर किए हुए हैं लोग। नहीं, ये नहीं है। वालिदैन का हक कोई दूसरा अदा ही नहीं कर सकता है। जिस रोज वालिदैन बच्चों के लिए वक्त निकालेंगे, मिसाली वालिदैन बनेंगे, ये इंतशार का सिलसिला ही खत्म हो जाएगा, मेरा मानना है। जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा स्पीकर साहिबा। यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा। जो आरिफ महमूद किसाना साहब ने हमें एक राय भेजी है, हमारे सामीन के लिए ये बात शेयर करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। उन्होंने अपनी राय रखी है कि जब तक तालिब इल्म उस्ताद की इज़्ज़त ना करे और उस्ताद शफ़क़त ना करे, तालीम व तरबियत मुमकिन नहीं। ये उनका पैगाम है। वो सफ़र में होने की वजह से यहाँ पे बात नहीं रख पाए, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे पैगाम भेजे और अपना सवाल भी भेजा। जी मोहम्मद शबीर साहब हमारे साथ जुड़े हैं राजौरी से। तो उन्होंने अगर निकत चौधरी साहिबा का पूरा लेक्चर सुना है, वो अपना सवाल कायम करना चाहते हैं और या अपनी राय रखना चाहते हैं, गुजारिश है कि वो 1-2 मिनट के अंदर जो है अपनी बात रखें। प्रोग्राम जो है आखिरी मराहिल में है। जी शबीर साहब। मोहम्मद शबीर साहब, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हमारे साथ जफर चौधरी साहब हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जफर साहब, आप बात रखें। जी जफर चौधरी साहब, आप सुन पा रहे हैं? शायद नेटवर्क की कोई दिक्कत है। हमारे साथ रफीक मल्ला साहब हैं, उनसे गुजारिश है वो हमारे साथ आए और अपनी बात रखें। काफी संजीदा शख्सियत हैं। जी रफीक साहब, आप पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और जो स्पीकर थे, और आज टॉपिक जो था ज़बरदस्त था। बतौर मैं भी एक टीचर हूँ, मालूम बच्चों को पढ़ाता हूँ और 28 साल से मेरी वाबस्तगी है। और निकट साहब ने जो गुफ्तगू की, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, और जो भी सारे स्पीकर थे उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। निकट साहब से एक गुजारिश है कि ये जो आपने बात रखी है तरबियत की, तो ये एक समाजी पहलू है। एक बतौर उस्ताद और मालूम मैं एक सवाल रखना चाहता हूँ कि ये सारी आपने बातें ज़बरदस्त की। बच्चों की भी तरबियत होना चाहिए, वालिदैन की भी तरबियत होनी चाहिए। अगर ये सारी तरबियतें होनी चाहिए तो समाज, जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ फुकदान है। उस समाज की तरबियत कौन करेगा? उस मुआशरे की तरबियत कौन करेगा? क्योंकि वालिदैन भी कमोपेश मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। वो कितने ही अच्छे हों, जिस तरह आपने गुफ्तगू की, सूरह लुक़मान में इसी तरह एक बयान है, अपने बेटे को नसीहत करते हैं। कुरान मजीद के मफ़हूम है कि बेटा आप जब भी आप कितने ही अच्छे हो, लेकिन बुरों के महफिल में बैठोगे तो उन पर जब अज़ाब आएगा तो आप भी उसमें शामिल हो जाएंगे। और आप कितने ही ख़राब हो, लेकिन कहीं अच्छी महफिल चल रही हो, अच्छी गुफ्तगू चल रही हो, अच्छे लोग बैठे हो, वहाँ जाओगे तो उन पर जब रहमत आएगी, आप कितने ही गुनाहगार हो लेकिन आप पर रहमत बरस जाएगी। तो निगर साहब से ये मेरा ये क्वेश्चन है बतौर मौलम, क्योंकि मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं समझता हूँ कि बच्चों को किस तरह तरबियत दी जाए, बच्चों को किस तरह समझा जाए, लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं, समाज जी उसकी तरबियत कौन करेगा? बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया खूबसूरत सवाल रखने के लिए। मुझे लगता है कि निसार सुल्तानी साहब मेरे ख्याल से यहाँ मौजूद है।
तो यहाँ जहाँ तक असातिज़ा का ताल्लुक है, हमने असातिज़ा उन्हीं को मान लिया है जो दरस व तदरीस से जुड़े हैं। एक भी बेहतर बात समाज में जो कहता है, जो किसी गलती पे टोकता है, वो मुअल्लिम है, हमें उसे उस्ताद मानना होगा। यहाँ उलेमा का बहुत बड़ा रोल होता है। हम देखते हैं कि हर जुमा इनके वाइस और मगज़ बयानात समाज को सुधारने में मुआविन साबित होने चाहिए। और मैं एक और वजाहत करते चलूं कि एक बार मैं पुंछ डाइट में थी, वहाँ तरबियत के सिलसिले में प्रोग्राम था कि ट्रैफिक कवानीन को कैसे लागू किया जाए, इनकी पासदारी कैसे की जाए। तो वहाँ असातिज़ा भी थे जो तरबियत का वो प्रोग्राम चला रहे थे। तो हमने गेस्ट स्पीकर की हैसियत से बाहर से एक ट्रैफिक के पुलिस महकमा से रिटायर्ड डिप्टी सुपरिटेंडेंट को बुलाया कि वो अपना खुतबा देंगे वहाँ। तो असातिज़ा की बहुत बड़ी भीड़ थी वहाँ। ट्रैफिक के इस निज़ाम से मुंसलिक के जो ही एक पुलिस ऑफिसर सामने आते हैं तो सवालात की बौछार हो गई कि ट्रैफिक वाले पैसे लेते हैं, चोर है, यूं करते हैं, तंग करते हैं, बेजा पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। वो स्टेज से कहते रहे नहीं लेते, नहीं लेते। जो भी पैसे लेते हैं उनका बाज़ाब्ता चालान होता है, वो खजाना में जमा होते हैं। लेते हैं तो किसी गलती की वजह से लेते हैं, यूं नहीं लेते हैं। तो जब सवालात की वो बारिश थी, बौछार थमी नहीं, तो उनका एक बात सुन लीजिए कि ये सारे के सारे पढ़ाए हुए किसके हैं? आप असातिज़ा आप नहीं थे तो कल आपकी जगह कोई और था। जब तो ये है कि दौरे जदीद हो या पहला दौर, उस्ताद वाहिद एक ऐसी शख्सियत है, बड़ी बार हमें ये एहसास होता है कि माँ का रोल भी उस्ताद को निभाना है, वालिद का भी उसे निभाना है और खुद अपना रोल भी उसे निभाना है। हम समझते हैं कि एक माशरा जो चल रहा है, क्योंकि सोसाइटी भी कहीं न कहीं बच्चे को खराब करने में, उसको इंतशार की जानिब राग़िब करने में है, शामिल है। लेकिन आज की तारीख में हम एक ऐसा किरदार निभा जाए कि आने वाले कल ये सवाल फिर न पैदा हो कि मुआशरा में फला जो लोग रह गए उनको कौन समझाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि उलेमा के जो वाइस होते हैं वो आम अवाम की रहनुमाई के लिए सफिशिएंट होने चाहिए कि वो एक एक बयान सीरत मुस्तफ़ा से लेते हैं, कुरान और हदीस के हवाले से लेते हैं, बुज़ुर्गान दीन के हवाले से लेते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया रफीक साहब के सवाल का। तो अब हमारे साथ स्वीडन से डॉक्टर आरिफ महमूद किसाना साहब जुड़ चुके हैं। उनसे गुजारिश है कि वो अपनी बात रखें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब प्रोग्राम सुन रहा था ड्राइविंग के दौरान भी, और कुछ कमेंट्स भी मैंने लिखे। बड़ी अच्छी काविश है, बहुत अच्छी गुफ्तगू की। सारी गुफ्तगू को मैंने निगत साहिबा ने और इब्तदाइया भी उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में बात की, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहम मौजूद है। ज़ाहिर है उस्ताद जो होता है वो किसी भी मुआशरे की तामीर नौ में और उसका जो भी मुस्तकबिल होता है वो उस्ताद के हाथ में होता है। और अभी इन्होंने फिनलैंड की भी मिसाल दी। फिनलैंड में जो टीचर्स हैं, क्योंकि फिनलैंड हमारा स्वीडन का हमसाया मुल्क है और स्कूल सिस्टम के लिहाज से दुनिया में सबसे बेहतरीन वहाँ के स्कूल करार पाए हैं। और ये फैक्ट है कि वहाँ पे जो उस्ताद है उसके लिए काफ़ी सख्त मयार है। अच्छे ग्रेड के लोग टीचर बनते हैं और फिर उनको ज़ाहिर बात, यहाँ वैसे भी यूरोप में जो जॉब है ना उनमें उस तरह से फ़र्क नहीं है। हमारे उधर बड़े सगीर में
वो जो अंग्रेजों का छोड़ा हुआ सेटअप है ना वही चल रहा है कि उसमें आपका भी वही होगा जैसे उधर पाकिस्तान में कंपटीशन एग्जाम में लोग जाते हैं, उनकी प्रमोशन ज्यादा होती है, उनके पास इख्तियारात ज्यादा होते हैं, और उस्ताद जो हैं उस लिहाज से जो स्टेटस जो वहाँ पे दिया जाता है वो नहीं होता कि जो कॉलेज के लेक्चरर का स्टेटस है वो असिस्टेंट कमिश्नर का नहीं है या पुलिस का जो एएसपी उसके बराबर नहीं है। यहाँ ऐसा है नहीं। यहाँ पे चूंकि इन्होंने वो समझते हैं कि जो है वो जो नेशनल बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, और जब हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम बात करते हैं तो उन्होंने कही थी कि मैं मौल्लम हूँ, मौल्लम इखलाक हूँ, मैं तालीम देने के लिए आया हूँ। तमाम अंबिया इकराम उस्ताद थे और दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर मुफक्कर वो उस्ताद की हैसियत से ही उन्होंने दुनिया में कोशिश की। तो बड़ी अच्छी आज की सारी गुफ्तगू थी, मैं बिल्कुल इसको समेटता हूँ। बाकी जो मैंने लिखा भी तारिक साहब को कि जब तक तालिब इल्म उस्ताद की इज्जत ना करे और उस्ताद शफकत ना करे, वो पैशन के साथ खुलूस के साथ पढ़ाए। अभी इस्लामाबाद में एक टीचर थे, उनका आया था BBC के, वो एक दरख्त के नीचे बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब उन बगैर किसी माली मनफत के, और बहुत बड़ा उन्होंने वो लोगों का एक अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर दिया, लोगों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ इवन स्वीडन में भी बहुत से उस्तादों के साथ बदसलूकी के वाक़यात भी होते हैं, मतलब स्कूलों में भी और कॉलेजेस में भी। जो हमारे यहाँ तरबियत और मैनर्स जिस लिहाज से हम सिखाते हैं वो थोड़ी सी यहाँ पे उस लिहाज से कमी है। जैसे मैं यहाँ पे स्वीडन में आया तो जब हम पढ़ते थे स्वीडिश लैंग्वेज या बाद में यूनिवर्सिटी में गए तो हमें आदत होती है कि जब टीचर आता है तो हम खड़े हो जाते हैं उनके एहतराम के लिए। यहाँ ऐसे नहीं होता और मुझे बड़ा अजीब लगता था, मैं खड़ा हो जाता था वही उसी तहत, तो बाकी नहीं होते थे। फिर मैंने भी रुक गया, तो फिर मैंने देखा यार अच्छा नहीं, उस्ताद आया और आप उस पे उस तरह से उसे नहीं करते। लेकिन जब हम मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते थे स्वीडन में, हर 6 महीने बाद हम जाते थे वो पेरेंट टीचर मीटिंग, तो वहाँ मैं यही कहता था कि हम अपने बच्चों को कहते हैं असातिज़ा की इज्जत करें, और वो भी खुश होते थे कि आप बच्चों को ये तरबियत देते हैं। बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तारिक साहब को, पूरी टीम को, और मोहतरमा निगत साहबा ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है, बाकी लोगों ने भी बड़ा अच्छा इसमें इनपुट दिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरिफ महमूद किसाना साहब, आपने हमारी हौसला अफजाई की और आपने जो पहला प्रोग्राम किया उसके बाद भी आप प्रोग्राम के लिए वक्त निकालते रहे। हम जो है आपके मशकूर हैं और इतनी दूर से आप हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, बहुत शुक्रिया। अली वारिस नकवी साहब है हमारे साथ, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबडी इन द पैनल, सभी को मेरा सलाम। मैं बस इतना कहूँगा कि तारिक भाई मेरे बड़े अजीज़ हैं, तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लैंग्वेज के हवाले से भी, और जो खासकर आज जो मौजूद आप लेके आए हैं आइडियल टीचर एंड पेडागोजी, तो मेरा बस जैसे एज अभी जो साहब थे मैंने जानता नहीं, लेकिन उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की, उन्होंने खैर बता दिया सब कुछ। आई वाज लिसनिंग डाउन देयर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा निगत मैम को सुन के भी, और नसीम जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है, आप इतने अच्छे रूम्स कंडक्ट कर रहे हैं इस खासकर इस मीडियम पे आके क्लब हाउस के जरिए। तो बस इस पे मैं इतना ही कहूँगा कि मेरी एक ज़ाती ये सोच है कि जो थोड़ा ओल्ड स्कूल हमारा ट्रेडिशन था जिसमें टीचर और स्टूडेंट्स का एक अदब था कि हमें इज्जत देनी है, और उनका भी ये था कि यू गॉट टू अंडरस्टैंड योर स्टूडेंट्स, आपको उन पे कुछ तशद्दुद नहीं करना। तो वो जब तक एक रिलेशन कायम रहेगा, वो ओल्ड स्कूल रिलेशन कायम रहेगा, तो मेरा ख्याल है कि बड़े अच्छे रिजल्ट्स हमें सोसाइटी में देखने को मिलेंगे। तो मैं इसी के साथ अपनी बात पूरी करूंगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के, बहुत शुक्रिया आप सबका। सलाम आप सभी को मेरी तरफ से। जी बहुत शुक्रिया अली वारिस नकवी साहब। अब मैं इमरान सर और से बात गुजारिश करता हूं कि वो कंटिन्यू करें, और मुश्ताक साहब अगर कुछ बात करना चाहें उनको भी वो भी बात करें। मुश्ताक साहब आप कुछ कहना चाहें? जी जी शुक्रिया नवाजिश। बस अब अगर चाहें तो प्रोग्राम को समेटा चाहिए, मेरे ख्याल से सामीन का के वक्त का ख्याल रखते हुए तो बेहतर है।
बिल्कुल बिल्कुल। मैं गुजारिश करूंगा मोहतरमा नसीम अख्तर साहिबा से कि वो प्रोग्राम को कंक्लूड करते हुए वोट ऑफ थैंक्स सामीन के सामने पेश करें। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। मैं तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब के मुंतजमीन की तरफ से मिसाली उस्ताद और उसका तर्ज तदरीस मौजू पर फ़िक्र अमल सीरीज़ की 10वें प्रोग्राम के गेस्ट स्पीकर मोहतरमा निगर चौधरी साहिबा और तमाम नाजरीन व सामीन का शुक्रिया अदा करती हूँ। निगर चौधरी साहिबा ने बहुत शानदार अंदाज में मिसाली उस्ताद की खूबियाँ और जदीद तर्ज तदरीस की अहमियत को उजागर किया। मसूफ़ा ने पुरमगज़ और मुदल्लल गुफ्तगू फरमाई। हम इनके बहुत मशकूर हैं। मैं बजाते खुद निगर साहिबा से बहुत मुतासिर हूँ। उनकी गुफ्तगू बहुत पुरतासीर होती है। मैंने महसूस किया है आपकी ज़ुबान व बयान में ख़ास ठहराव है और आपके अल्फाज दिल व दिमाग पर नक्श हो जाते हैं। बेशक आप एक बेहतरीन और बेमिसाल शख्सियत की मालिक हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आज हमारी मेहमान बनी। मैं आखिर में तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब के प्लेटफॉर्म पर तशरीफ लाने वाले तमाम सामीन व नाजरीन का प्रोग्राम के मुंतजमीन तारिक इब्रार, इमरान अफरीदी, मुश्ताक खालिद चौधरी साहब और नाचीज़ नसीम अख्तर की तरफ से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने इस अहम प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए भरपूर तावन दिया। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और इसके साथ ही ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मैं आपसे इल्तमास करती हूँ कि तारिक इब्रार क्लब को ज़रूर फॉलो करें ताकि आपको आने वाले प्रोग्राम्स की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और इसके साथ ही मैं अपनी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ इस वादे के साथ कि अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। जी बहुत बहुत शुक्रिया नसीम अख्तर साहिबा। हमारे सामीन ने बहुत अच्छी बातें की और हमारा प्रोग्राम जो है कामयाब बनाने के लिए सामीन ने बहुत ही तावन दिया। जम्मू कश्मीर से लेकर हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से, पाकिस्तान से, स्वीडन, यूरोप से लोग हमारे साथ जुड़े। बहुत शुक्रिया। इमरान भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बस शुक्रिया। इसको कंक्लूड करते हैं। अब वोट ऑफ थैंक्स हो गया है। सामीन का बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी गुजारिश है कि सभी जो मॉडरेटर्स हैं, मोहतरमा नसीम साहिबा हैं, मुश्ताक साहब हैं और तारिक इब्रार साहब हैं, इनको फॉलो करें ताकि आने वाले प्रोग्राम की नोटिफिकेशन भी आपको वक्त पे आए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हम इस प्रोग्राम को यहीं पे इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़। गुड नाइट। अल्लाह हाफिज़।